की गड़गड़ाहट के साथ में प्रियंका गांधी जी का स्वागत। प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी। साथियों, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ प्रियंका गांधी जी का स्वागत। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ प्रियंका गांधी जी का स्वागत। प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी, प्रियंका जी संघर्ष करो, प्रियंका जी संघर्ष करो। प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ प्रियंका गांधी जी का स्वागत करें। कृपया मेरा आपसे आग्रह है कि अपने स्थान पर बैठे। मेरा सभी से आग्रह है कि कृपया माताएं बहनें भी विराजें। महिलाओं से मेरा आग्रह है कि कृपया अपने स्थान पर विराजना कष्ट करें। कृपया सभी से आग्रह है कि अपने स्थान पर विराज जाएं। आप सभी से आग्रह अपने स्थान पर विराजे हैं। अब मैं सभी से आग्रह है कि कृपया विराजे हैं। अब मैं स्वागत की कड़ी में प्रियंका जी के स्वागत के लिए माननीय अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि माला पहनाकर प्रियंका जी का स्वागत करें। दौसा की शान पीली लुगड़ी, जो राजस्थान की शान है और हिंदुस्तान में पीली लुगड़ी प्रसिद्ध है, ममता जी से आग्रह करूंगा कि पीली लुगड़ी उड़ाकर माननीय प्रियंका गांधी जी का स्वागत करें। अब मैं हमारे राजस्थान के प्रभारी माननीय सुखजिंदर सिंह रंधावा जी से निवेदन करूंगा कि स्मृति चिन्ह भेंट करके प्रियंका जी का स्वागत करें। गोविंद सिंह जी डोटासरा पीसी चीफ से आग्रह कि वो घोटा प्रस्तुत कर स्वागत करें। मेहंदीपुर बालाजी का घोटा प्रस्तुत करें। अरे साफा ले जाओ, साफा सचिन पायलट जी। अब मैं आग्रह करूंगा अशोक गहलोत जी के स्वागत के लिए परसादी लाल जी मीणा मंत्री और सीताराम मीणा प्रधान बसवा पधारे और माला और साफा के द्वारा अशोक गहलोत जी का स्वागत करें। हमारे राजस्थान के प्रभारी माननीय सुखजिंदर सिंह रंधावा साहब के स्वागत के लिए मैं हमारे मंत्री माननीय मुरारलाल मीणा और जिला प्रमुख हीरालाल जी सैनी से निवेदन करूंगा कि माननीय डोटासरा साहब का स्वागत करें। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय गोविंद सिंह डोटासरा साहब के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री जीआर जी खटाना, विधायक और खेमराज मीणा ब्लॉक अध्यक्ष सिकराय। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय सचिन पायलट जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमती ममता भूपेश जी और दौसा प्रधान प्रहलाद लोढ़ा जी पधारे और माननीय सचिन पायलट जी का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आज जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से मैं सभी आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद। अब मैं क्षेत्रीय विधायक और मंत्री ममता भूपेश जी से निवेदन करूंगा वो अपनी बात कहें। कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी। आज ईआरसीपी के मुद्दे पे प्रियंका जी हमारे बीच में आई हैं।
मैं आपसे चाहूंगी एक बार जोरदार तालियां बजा के प्रियंका जी का स्वागत करें। ये दौसा जिला ऐतिहासिक जगह और आदरणीय प्रियंका जी, आप जिन्होंने नारा दिया था लड़की हूं लड़ सकती हूं, आज हमारे बीच में ईआरसीपी की जन संघर्ष की इस यात्रा की मुखिया बनने आई हैं। दौसा जिले की जनता अपने आप को आज गौरवान्वित महसूस कर रही है कि आज इंदिरा गांधी जी की पोती, राजीव गांधी जी की बेटी, जिन्होंने इस देश के लिए शहादत दी, उनकी बेटी आज हमारे बीच में हम सबको संबोधित करने आ रही हैं। साथियों, कुर्बानियों के इस इतिहास के साथ ये भूमि, आदरणीय प्रियंका जी, जहां पे आप और हम सब खड़े हैं, यहाँ हमारे सबके नेता राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा का विराम स्थल था, यहाँ पे वो रुके थे। ऐतिहासिक क्षण, ऐतिहासिक जगह, यहाँ पर आप पुनः हमारे भाई आए और आज आप हमारे बीच में आई हैं। मैं आपका दौसा जिले की जनता और सिकराय विधानसभा की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करना चाहती हूं। मैं अब बहुत ही आदर और सम्मान के साथ में हमारे युवा नेता, पूर्व उप मुख्यमंत्री, पूर्व पीसीसी अध्यक्ष को तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी कि आए सचिन पायलट जी और अपनी बात को हम सबको संबोधित करें। आदरणीय सचिन पायलट जी। आदरणीय प्रियंका गांधी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, हमारे अध्यक्ष डोटासरा साहब, विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी जी, हमारे प्रभारी रंधावा साहब अभी आपके बीच में भाषण दे रही थी, हमारी क्षेत्रीय विधायक और मंत्री ममता जी, मुरारी मीणा साहब, प्रसाद लाल मीणा जी, खटाना जी, जिले के सभी विधायक, मंच पर उपस्थित हमारी अमृता जी, बाकी सभी हमारे मंत्री, विधायक, नेतागण, पार्टी के पदाधिकारीगण, युवा कांग्रेस के, महिला कांग्रेस के, सेवा दल के सभी नेतागण जो आज मौजूद हैं, मैं एक बार पुनः अपनी तरफ से, आप सब लोगों की तरफ से आदरणीय प्रियंका जी का दौसा आने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रियंका जी आज यहां पर आई हैं हमको संदेश देने के लिए, और राजस्थान के अंदर जो चुनाव होने वाले हैं, किन मुद्दों पर हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी पार्टी की सोच क्या है और किन मुद्दों को लेकर हमारी पार्टी, हमारा संगठन आने वाले चुनाव को जीतने जा रहा है, किन मुद्दों को रेखांकित करना है, इस पर आदरणीय प्रियंका जी हमारी आपको अपनी बात बताएंगी। साथियों, ये सिकराय विधानसभा क्षेत्र, ये दौसा जिला, ये पूरा इलाका, यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने हमेशा से कांग्रेस पार्टी का साथ दिया है, और कांग्रेस पार्टी ने जो विकास, प्रगति, लोगों की देखरेख, 36 कौमों को प्यार और प्रेम देकर आगे बढ़ाने का काम किया है। मुझे गर्व है कि इस जिले से, यहाँ का सांसद मैं आपके बीच में रहा हूं, और आपने हमेशा, हमारे हाथ की पहचान है, इस हाथ की पहचान को आपने हमेशा बरकरार रखा और हमेशा वोट और समर्थन देकर हमको ताकत दी है। प्रियंका जी, आज यहां पर हमारी सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है। इस पूरे 12-13 जिलों के अंदर जो हमारी ईआरसीपी की योजना थी, जो भाजपा के काल में बनी थी, इन 5 सालों में हमारी सरकार ने उस पर काम किया है। लेकिन यहाँ के लोगों को, यहाँ की जनता को, यहाँ कर विशेष रूप से किसानों को जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वो सिर्फ इसलिए करना पड़ रहा है कि केंद्र की सरकार भेदभाव की भावना से काम कर रही है। केंद्र की सरकार में 25 के 25 मंत्री भाजपा के हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अजमेर में आकर राजस्थान में एक नहीं 2 बार कहा था कि ईआरसीपी की परियोजना को हम राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। अब उनके मंत्री और सांसद की सरकार, सिर्फ कांग्रेस की सरकार यहां पर है, इसलिए हमारे किसानों के साथ भेदभाव कर रहे हैं।
इसरदा की योजना हो, पानी की परियोजना हो, पेयजल की परियोजना हो, हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम इस क्षेत्र में किया है। और अभी भी जो डीपीआर बना है उसमें इस क्षेत्र के अगर कोई गांव पंचायत रह गए हैं, हमारी सरकार दोबारा बनेगी, उन गांव पंचायतों को डीपीआर में हम शामिल करवाएंगे आरसीपी की। इस बात को मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं। 4 प्रदेशों में चुनाव है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में। अभी प्रियंका जी और आदरणीय राहुल गांधी जी तेलंगाना में थे एक दिन पहले। वहां पर सब लोग मान चुके हैं कि कांग्रेस की लहर चल रही है। प्रचंड बहुमत के साथ हम तेलंगाना में सरकार बनाने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में बनाएंगे, छत्तीसगढ़ में रिपीट करेंगे। और राजस्थान के अंदर जो 30 साल की परिपाटी होती आई है कि 5 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस, इस परिपाटी को तोड़ना पड़ेगा बहनों भाइयों। इस काम को आप लोग कर सकते हो, दौसा जिला कर सकता है, सिकराय के लोग कर सकते हैं। और आप लोगों पर मैं ऐसा मानता हूं कि मेरा एक विशेष अधिकार है। इस क्षेत्र के लोगों ने, इस जिले के लोगों ने, हर कौम, बिरादरी, धर्म के लोगों ने हमेशा हमको विशेष आशीर्वाद दिया है। स्वर्गीय पायलट साहब यहां से 5-6 बार सांसद रहे, रमा जी नहीं, मैं भी यहां पर आपका बीच सांसद रहा। और मुझे याद है प्रियंका जी, मैं पहली बार यहां चुनाव लड़ने आया 2004 में, मेरी चुनावी सभा थी। सोनिया गांधी जी विशेष रूप से यहां पर आई थी, दौसा कॉलेज में हमारी सभा थी। उनकी सभा से जो आशीर्वाद हमको मिला, मुझको मिला, मैं मात्र 26 साल की उम्र में यहां से सांसद बनकर गया था। मैं आज इस मौके पर सोनिया जी का भी और क्षेत्र की जनता का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि दौसा की पहचान आज देश भर में कांग्रेस के एक मजबूत गढ़ के नाम से हो गई है। और आप लोगों का श्रेय जाता है, इसलिए आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है, आपका दायित्व बढ़ गया है। पूरा देश देख रहा है कि राजस्थान की जनता किस करवट बदलेगी। जब मुश्किल समय आता है, आप लोगों ने मुझे और हम सबको आशीर्वाद दिया, प्यार दिया। जब दिक्कत का समय आया, अच्छे समय में, खुशियों में सब शामिल होते हैं, लेकिन दुख, परेशानी, कठिनाई में सिर्फ अपने शामिल होते हैं। और यहाँ का जो संबंध है इस मिट्टी का, यहाँ के लोगों का, वो इस जीवन में तो टूटने वाला नहीं है, और मैं तो अगले में नहीं टूटने दूंगा, मैं आपको वादा कर जाता हूं। और आज प्रियंका जी हमारे बीच में आई हैं, राहुल गांधी जी हमारे बीच में यात्रा कर गए थे। इस क्षेत्र के जनता ने हमेशा कांग्रेस पार्टी को मदद करी है, ताकत दी है। हम लोगों ने बढ़िया काम किया है। आपके बीच में जो विकास हुआ है, हमारे मंत्री, जिले के 2-2, 3-3 मंत्री हैं, विधायक हैं, सबने मिलकर आपका विकास किया है। आज हम उम्मीद आपसे करते हैं कि सभा के बाद एक ऐसी लहर जिले, पूरे क्षेत्र में होनी चाहिए कि एक-एक सीट कांग्रेस पार्टी जीत कर जानी चाहिए। एक-एक सीट पर यहां पर उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी का जीतना चाहिए। किसी का अगर कोई मनभेद है भी, छोटा मोटा मनमुटाव, उसको भूल जाओ। और जैसा राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, नफरत की दुकान में, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। अब तो मोहब्बत की चर्चा कल भी हो गई, आज भी हम लोग कर रहे हैं। मोहब्बत आपस में जोड़नी है, सब लोगों को साथ लेकर चलना है। और प्रियंका जी, आपके हर बार राजस्थान पर आने से कांग्रेस का वोट लगातार बढ़ता जा रहा है। भाजपा के लोग चिंतित हैं, परेशान हैं, घबराए हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा किसको कहां पर टिकट दें। वो सब लोग जानते हैं कि इस बार कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ रही है, सब एकता से चुनाव लड़ेंगे। और भाजपा की झूठ और पाखंड की राजनीति को समाप्त करने का जो क्षण आएगा, वो 25 नवंबर को जब वोट पड़ेंगे, एक-एक वोट कांग्रेस पार्टी को मिले, ताकि भारी बहुमत के साथ राजस्थान में हम इतिहास कायम करें और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएं। मैं एक बार पुनः प्रियंका जी आपका स्वागत करता हूं। दौसा की जनता हमेशा पलक पावड़े बिछाए, चाहे सोनिया जी हों, चाहे राहुल जी हों, चाहे आप हों, आपकी बात को हम लोग कभी इनकार करने वाले नहीं हैं। आप आह्वान करके चले जाओ, सारी की सारी सीट कांग्रेस पार्टी की झोली में डाल कर देंगे, ये मैं आपको जनता की तरफ से आश्वासन दे सकता हूं। आप सब इतनी भारी तादाद में आए, आपका धन्यवाद करता हूं। और एक बार, क्योंकि यहाँ ये पूरा देश देख ले, पूरा प्रदेश देख ले, राजस्थान की जनता, दौसा की जनता कांग्रेस पार्टी के साथ है। जोरदार नारा लगाना, हाथ खड़े करके दोनों, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। मैं अब बहुत ही आदर के साथ में हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के यशस्वी अध्यक्ष
जुझारू और संघर्षशील व्यक्तित्व के धनी किसान के बेटे सम्मानीय गोविंद सिंह डोटासरा जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो आए और जनसभा को संबोधित करें। सम्मानीय गोविंद सिंह डोटासरा जी। राम राम सा। आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि हमारे बीच में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी आई हैं। हम सब तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका हार्दिक अभिनंदन करें, स्वागत करें। आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, आदरणीय हमारे प्रभारी रंधावा साहब, आदरणीय सीपी जोशी जी, आदरणीय हमारे सचिन पायलट साहब, ममता भूपेश जी, तमाम मंत्री, विधायक, संगठन के लोग, हमारे सह प्रभारी राठौड़ साहब, हमारी बहन अमृता धवन जी, तमाम आदरणीय बुजुर्गों, युवा भाइयों, माताओं, बहनों और पत्रकार बंधुओं, आदरणीय प्रियंका जी ने आज आकर के हमारी इस ऐतिहासिक सभा को सफल बनाया। हम उनको सुनना चाहेंगे, लेकिन मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने 2 बार पिछले चुनाव से पहले प्रदेश के लोगों के साथ ये वादा किया था कि हम अगर केंद्र की दोबारा 2019 में सत्ता में आए तो हम ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। लेकिन बड़े दुख की बात है कि यहां राजस्थान का जल संसाधन मंत्री होते हुए भी देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान की जनता के साथ में ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना बनाने का वादा करने के बावजूद भी अपना वादा नहीं निभाया है। ये वादा खिलाफी के खिलाफ, उनकी इस वादा खिलाफी के खिलाफ ये राजस्थान कांग्रेस कमेटी आपके नेतृत्व में, राहुल गांधी जी और खड़गे साहब के नेतृत्व में, हम प्रियंका जी यहां पर कांग्रेस का कार्यकर्ता घर घर जाएगा, हमारी सरकार की अच्छी योजनाओं का बताएगा, क्योंकि हमने काम शानदार किए हैं। चाहे कर्मचारियों के लिए ओपीएस की बात हो, किसानों के कर्जे माफ की बात हो, किसानों के लिए बिजली के बिल की माफ की बात हो, चाहे पेंशन सोशल सिक्योरिटी में बात हो, 25 लाख की स्वास्थ्य की जो योजना हो, 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री, 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा हो, मैं समझता हूं कि इंदिरा रसोई की बात हो, तमाम वो सारे के सारे काम हमने जो जनता के दिल में था वो काम करने का काम राजस्थान की हमारी सरकार ने किया है। कांग्रेस का कार्यकर्ता हमेशा बब्बर शेर की तरह गांव-गांव जा रहा है, ढाणी-ढाणी जा रहा है और बता रहा है कि आप बताइए कि केंद्र की मोदी सरकार ने जो वादे किए थे, चाहे वो महंगाई कम करने का वादा किया था, चाहे वो बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा किया था, चाहे किसानों की दुगनी आमदनी करने का वादा किया था, वो वादे नहीं निभाए। उल्टे 3 काले कानून ला करके किसान को खून के आंसू रुलाने का काम किया। लेकिन उल्टे हमारी सरकार ने 16,000 करोड़ रुपए का कर्जा भी माफ किया। और जिस ईआरसीपी की हम आज बात करने के लिए आए, जो केंद्र की सरकार हमें वादा खिलाफी कर रही है, ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना नहीं बना रही है, उस ईआरसीपी की योजना को हमारी सरकार ने दोनों बजटों में 23,000 करोड़ रुपए बजट देकर के चालू करने का वादा निभाने का काम किया है। एक तरफ केंद्र की वो मोदी सरकार है जो वादा खिलाफी करती है, जो 9 साल पहले जो वादे किए थे न उनको पूरा कर रही है, न किसान का ध्यान में है, न माता बहनों का ध्यान में है, केवल झूठे वादे करके वोट की फसल काट करके राजनीति कर रहे हैं। आदरणीय प्रियंका जी, जब आप टोंक में निवाई में आई थी, उसके बाद में एक वातावरण बना है। हमारी माताएं बहनें कह रही हैं कि अब की बार 2023 का चुनाव हम माता और बहनें प्रियंका जी की बात के ऊपर मोड़ लगा करके राजस्थान में ऐतिहासिक समर्थन के साथ में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। और 2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो ये मान के चलना 2024 में मोदी सरकार का दिल्ली से तख्ता पलट होगा, इस बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। ये मैं निवेदन करने के लिए आया हूं। आज आप सब लोग
प्रियंका जी को सुनना चाहते हैं, हम सब लोग प्रियंका जी को सुनना चाहते हैं। इसलिए मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, केवल एक बात करूंगा कि हमारे पास बताने के लिए बहुत कुछ है। हम एकजुट हैं, एक साथ हैं और सत्ता और संगठन ने समन्वय के साथ मिलकर के काम किया है। अब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी बिखरी पड़ी है, इनके जो चेहरे फीके हो गए 10 साल में, जो सांसद उनको उतार करके वो केवल 2023 की लड़ाई नहीं लड़ना चाहते हैं। उनको पता है 2023 में नहीं जीतेंगे, केवल और केवल अपनी 2024 की एंटी कैपेसिटी को खत्म करने के लिए ये इस तरीके की लिस्टें जारी कर रहे हैं। भाई और बहनों, हमको गांव-गांव ढाणी ढाणी जाना है, 1 मिनट भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। हमारे पास में योजनाएं हैं, हमारे पास में बूथ लेवल अध्यक्ष से लेकर के संगठन खड़ा हो गया है, हमारे पास में नेतृत्व है। खड़गे साहब का, राहुल गांधी जी का आशीर्वाद हमको मिल रहा है, आगे भी मिलता रहेगा। प्रियंका जी आई हैं, मैं चाहता हूं कि माननीय प्रियंका जी आप 25 तारीख को फिर राजस्थान में आकर के धूम मचा दें। और मैं कहना चाहता हूं, ये राजस्थान हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता जीत करके आपकी झोली में डालेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोग पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री, गरीबों के मसीहा और जननायक, जिन्होंने राजस्थान की जनता को संभालने का प्रयास किया। मैं चाहूंगी तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट के साथ में मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। एआईसीसी की महासचिव हमारी नेता प्रियंका गांधी जी, हमारे प्रभारी रंधावा साहब, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गुणदत्ता साहब जी, हमारे स्पीकर सीपी जोशी जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट जी, चेयरमैन कैंपेन कमेटी गोविंद राम मेघवाल जी, आपकी लोकप्रिय विधायिका ममता भूपेश जी, एआई सचिव वीरेंद्र राठौड़ साहब, अमृता धावन, धीरज गुर्जर जी, जिला अध्यक्ष रामलाल जी और तमाम उपस्थित हमारे यहाँ विधायकगण, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले अपनी ओर से, आप सबकी ओर से हमारी नेता प्रियंका गांधी जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुझे खुशी है दूसरी बार वो अभी निभाई आई थी लगभग 20-25 दिन पहले, और आज सिकराई के अंदर क्षेत्र में आपके बीच में आई हैं। जो आप में उत्साह है, यहाँ पर ये सैलाब उमड़ पड़ा है, इस बात का प्रतीक है कि आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, आपका विश्वास हम सबके साथ में है, कांग्रेस के साथ में है। मुझे यकीन है कि जो काम 5 साल किए हैं, मैंने कोई काम नहीं किया। आप सब बैठे हैं, जिले की जनता बैठी हुई है, दौसा की, सिकराई की, जो मांगा मुझसे, चाहे वो मुरारी मीणा जी हो, प्रसादी मीणा जी हो, खटाना जी हो, कोई हो, मैंने किसी विधायक को मना नहीं किया, बल्कि ये कहा तुम मांगते मांगते थक जाओगे और मैं देते नहीं थकूंगा। ऐसा हिंदुस्तान में कहाँ हुआ? हिंदुस्तान में कहाँ हुआ जब आप ये कह रहे हो कि जो मांगते वक्त थक जाओगे, आप ये मांगते वक्त थक गए और मैं देते नहीं थका था, इतिहास गवाह है। दौसा जिला हमारे पार्टी के अंदर है। दौसा जिला पार्टी में पानी की समस्या बहुत भयंकर है। दौसा जिला नया जिला बना था, अभी मैंने जिले बनाए 33 से 53 बना दिए। कुछ लोगों ने उसको लेके आलोचना करी। मैंने कहा
जिले बनते हैं, कुछ वक्त लगता है विकास होने के अंदर। 33 के 53 200 जिला बना था, जयपुर अलग हुआ था कोई ज़माने में। लोग कहते थे वहाँ क्या है, कुछ नहीं हुआ है। आज देखिए नेशनल हाईवे यहाँ पर है, जिला मुख्यालय में तमाम सुविधाएं हैं, ओवर ब्रिज बन रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बन रहा है, मेडिकल कॉलेज बन रही है। तो आप सोच सकते हो जब जिला बनता है, बच्चा पैदा होता है, थोड़ा वक्त लगता है बड़े होने के अंदर। आज 53 जिले बने राजस्थान के अंदर, जिला मुख्यालय दूरियाँ कम हो गई, प्रसाद इंडस्ट्री से काम अच्छे होंगे, लोगों को लाभ मिलेगा, तकलीफ नहीं होगी। आप सोच सकते हो इतना बड़ा फैसला हमने किया। हमारे विपक्षी पार्टी के लोग उसको वेलकम करने के बजाय आलोचना करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, आपके यहाँ देखिए 2 साल बांधी कुई में गर्मियों में 15-15 दिन पानी नहीं आता, 7 दिन तक 10 दिन लगते हैं। ERCP की बात की गई, वादा खिलाफी हुई हमारे साथ में, धोखा हुआ है जनता के साथ में। मोदी जी ने धोखा किया है। पिछली गवर्नमेंट वसुंधरा जी की थी, तब की योजना है, हम आगे बढ़ा रहे हैं, इसको बंद नहीं कर रहे हैं उनकी तरह। पिछली गवर्नमेंट हमारे कई काम बंद कर दिया, रिफाइनरी बंद कर दी। कीमत थी 38,000 करोड़, सोनिया गांधी जी आई थी, वीरभद्र मोदी जी आए थे केंद्रीय मंत्री, और 72,000 करोड़ की बन गई है। आप बताइए, बंद करने से नुकसान होता है। इस सजा से पानी आ रहा आपके यहाँ, इस सजा से पानी आ रहा। 200 जिला टॉप प्रायोरिटी पर है हमारे। 14,000 करोड़ के मैंने काम मंजूर कर दिए हैं दौसा के लिए। पाइपें बिछने लग गई है, काम चल रहा है। सबसे पहले फायदा मिलेगा 13 जिलों में से ERCP का। किसको मिलेगा? 200 जिले को मिलेगा। आपको गर्व होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, ERCP को लेके भारत सरकार गुमराह करी लोगों को। उनका मंत्री राजस्थान का ही है शेखावत, वो गुमराह कर रहा है। हम आगे बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर का वादा झूठा है, उनको पूरा एक्सपोज करेंगे हम लोग। ये दूसरी मीटिंग है। खड़गे साहब आए थे अभी 7 दिन पहले 12 के अंदर ERCP के कैंपेन की लॉन्चिंग में। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, इतनी जल्दी आपने ERCP की दूसरी मीटिंग कैंपेन की प्रियंका जी को बुला करके आपने आज यहाँ आयोजित की है। मुझे खुशी है कि जो तादाद में आप आए हैं, जो उत्साह आप में है, जैसे मैंने कहा, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। जो हमने इशू बनाया ERCP का, उसको आप लोग समझते हैं, और ERCP योजना पूरी होकर रहेगी। काम जो हमने किए हैं आप सोच सकते हैं, सेंटर सागर, सिनोली, झिलमिल, गेटोलाव, चंद्राना, कालोखा, भंडारी, माधो सागर, विक्रमपुरा, दक्षिण सागर, बिनोली सागर, गहुवार, सिंतोली, ये सब बांध छोड़ दिए थे पहले। अभी हमने इन सब बांधों को जोड़ दिया है। इस बात की आपको खुशी होनी चाहिए जो आपके क्षेत्र के हैं। खड़गे साहब आए ERCP के लिए, और नड्डा साहब आए परसों अभी, BJP अध्यक्ष। एक शब्द काम नहीं लिया ERCP का नड्डा साहब ने। आप बता दीजिए, एक तरफ तो हम लोग संघर्ष कर रहे ERCP के लिए, उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष आता BJP का, उनकी पार्टी 0 है, नाम तक नहीं लिया ERCP का। वो आप समझ सकते हो। आपके जिले में 2 कैबिनेट मंत्री हैं, एक स्वतंत्र प्रभार का मंत्री है, एक राज्य में दर्जा दिया हुआ है। तो 4-5 विधायक जो है हमारे साथ थे इस बार जिले के अंदर। हम चाहेंगे, जो मांगा मुझसे चिकराई में कॉलेज खुलना किसे कहते हैं, आज गीजगढ़ में कॉलेज, सिकंदरा में कॉलेज खोली गई, भंडारी में कॉलेज खोली गई, सिकराई में कॉलेज खोली गई, बरावड़ा में कॉलेज खोली गई। 5 कॉलेज खुल जाए 5 साल में, कभी 70 साल में कभी हुआ है? कभी हुआ है 70 साल के अंदर?
250 कॉलेज खोली थी। हमने इन 5 साल में 310 कॉलेज खोल दी। तो मैं कहना चाहूँगा शिक्षा में हमारा जोर है, समाज सेवा में हमारा जोर है। मालूम है आपको, चिरंजीवी योजना, 25 लाख का बीमा फ्री, स्वास्थ्य का अधिकार कानून बना दिया। जब सोनिया गांधी जी ने, मनमोहन सिंह ने कानून बनाया 4, नरेगा का, शिक्षा का अधिकार, फूड सिक्योरिटी का अधिकार, सूचना का अधिकार, यहाँ पर राइट टू हेल्थ का कानून बना है। हम 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं। मिनिमम पेंशन कर दी है, 1000 रुपये कर दी है। इसका मतलब पति को पेंशन मिलती है तो उस परिवार में 2000 रुपये प्रति माह आ रहा है, पेंशन का आ रहा है। बता दी कितने राज्य में आता देश के अंदर। हम मांग करते प्रधानमंत्री से, पूरे मुल्क के अंदर आप राइट टू सोशल सिक्योरिटी लागू करो। सब परिवार का भरण पोषण की जिम्मेदारी सरकार की होती है, जो जरूरत होती है उसको। दुनिया के मुल्कों में है, आप विश्व गुरु बनने की बातें करते हो। अरे कुपोषण बच्चे, महिला प्रसव करती मर जाती है, खाने को मिलता नहीं है, भूखमरी है, और आप विश्व गुरु की बातें कर रहे हो। वो तब होगा तब आप देश के लोगों को, हर परिवार को सोशल सिक्योरिटी दोगे। मेरी उनसे मांग है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, चिकराय में उप जिला अस्पताल बन गया, बेरावड़ा, मानपुर गढ़ में CHC, कालाखो, मीना शिमला में PHC खोली गई है। और मैंने कहा आपको दूसरा कहने मेडिकल कॉलेज खोल रही है, और नर्सिंग कॉलेज के मैंने जारी कर दी है। आपकी नर्सिंग स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हुए हैं, प्रताप मीणा जी। तो आप सोच सकते हो, जो मांगा उनको दिया हम लोगों ने। बेरावड़ा में, भांडारेज में तहसील, पापड़दा गीजगढ़ उप तहसील, सिकंदरा में पंचायत समिति बनी है। पापड़दा में पुलिस थाना, निहारपुरा भंडारेज में चौकी, चिकराय में अपर जिला और सेशन कोर्ट खुल गया है। सिकंदरा में देवनारायण बालिका छात्रावास, बेरावड़ा में सावित्रीबाई फुले छात्रावास बन रहा है। विधानसभा के अंदर करीब 100 करोड़ सड़कें अलग से बन रही है। तो मैं कहने को बहुत कुछ है, आप प्रियंका जी को सुनना चाहेंगे। मैं लंबी बात नहीं करता हुआ आपको इतना ही कहना चाहूँगा, आप विश्वास कीजिए हमारी सरकार पर। राहुल गांधी जी ने, खड़गे साहब ने, सोनिया गांधी जी ने कह रखा हमें वादा मत करो, तो वादा करते हो, वादा निभाओ, और हम निभाते हैं। इसलिए आपका विश्वास हमारे ऊपर है। महंगाई राहत शिविर में खोले, 10 गारंटी हमने दी आपको। आज घर घर में राशन पहुंच रहा है, मिर्च मसाले पहुंच रहे हैं। कामधेनु योजनाओं में गाँव का बीमा हो रहा है। लंपी में मर गई गाय, 40,000 रुपये मैंने बैंक के खाते में जमा करवा दिए लोगों को, 40,000 रुपये। 100 यूनिट बिजली माफ़ कर दी, 2000 यूनिट बिजली माफ़ किसानों को कर दी। 10 वादे पूरे कर रहे हैं हमने। महिलाओं को स्मार्टफोन मिल रहे हैं, 40 लाख महिलाओं को लगभग मिल चुके हैं, 1 करोड़ लगभग मिलने वाले हैं सेकेंड फेज के अंदर। ये मैं कहना चाहता हूँ। इस प्रकार से राइट टू हेल्थ का दुर्घटना बीमा अलग है। आगे आने वाले वक्त में और गारंटी देंगे हम लोग आपको। चुनाव में जाने के पहले हमारे मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष बैठे हैं डॉक्टर CP जोशी, मैनिफेस्टो बना रहे हैं। गारंटी मिलेगी आपको, गारंटी आधारित सरकार चलेगी आने वाले वक्त के अंदर। मैं कहना चाहूँगा, घोषणा पत्र का मतलब यही है, वादे करते हैं जनता से, वादे निभाते हैं। हमारी गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट है जिसने जीतते ही मैनिफेस्टो को, घोषणा पत्र को कैबिनेट की मीटिंग में लाते हैं हम लोग, पास करते हैं, और चीफ से भी कहते हैं, क्योंकि जनता ने वादे करके हमारे इन वादों के आधार पर सरकार चलेगी 5 साल तक। तो आप सोच सकते हो, ये कहते कतनी करने में अंतर नहीं हमारे, जबकि वो बीजेपी वाले चाल चहित चेहरा सब भूल गए हैं। आतंक मचा रखा देश के अंदर, ED, इनकम टैक्स, CBI का। लोकतंत्र खतरे के अंदर है। चिंता बहुत ज्यादा है हम लोगों को। संविधान की धज्जियां उड़ रही है। डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान बनाया हुआ है, उसके आधार पर देश चलता चलता अंदर पहुंचा है। पंडित नेहरू के जमाने लगा कर इंदिरा जी थी, राजीव गांधी जी थे। आज तक संविधान को आधार बना के देश चल रहा है। पहली बार जुडिशरी पे दबाव, एजेंसी प्रीमियर हमारी है,
हमें गर्व होना चाहिए। सीबीआई पर, ईडी पर, इनकम टैक्स पर उसका मिसयूज हो रहा है, दबाव पे छापे पड़ते हैं। देश के अंदर जहाँ चुनाव होते हैं विपक्षी पार्टियों को तंग करने का काम किया जाता है। इलेक्ट्रल बॉन्ड ये लीगली करप्शन हो गया देश के अंदर। तो कहने की कई बातें हैं, मैं आपको इतना कहना चाहूँगा शॉर्ट के अंदर, कृपा करके अभी सचिन पायलट जी कह रहे थे उसी प्रकार सारे बातें भूल करके, मतभेद भूल करके आज देश में लोकतंत्र खतरे में है। आपको हमको समझना पड़ेगा राजस्थान वासियों को किस प्रकार से राजस्थान सरकार बनेगी कांग्रेस की। पूरे मुल्क में मैसेज जाएगा, चुनाव खाली राजस्थान के लिए नहीं है। जो राहुल गांधी कहते हैं वैसे ये चुनाव कांग्रेस का और देश का भविष्य तय करेगा। इसलिए मैं आपका आह्वान करूंगा, आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि जिस प्रकार से ये घबरा गए हैं, सांसदों को टिकट देते हैं एमएलए का, इनके पास क्या 2.5-3 लाख वोटर्स होते हैं, आबादी ज़्यादा होती है, क्या एक इनको उम्मीदवार नहीं मिल रहा वहाँ पर खड़ा करने के लिए। मैं पार्लियामेंट चुनाव 7 लोगों को दे चुके, इतने घबराए हुए लोग हैं ये, इनके पास कहने कुछ है ही नहीं। हमारी परफॉर्मेंस के आधार पर चुनाव लड़ेंगे हमारा। मैं इस मुबारक मौके पर इस मंच से, सिकराय के विधानसभा क्षेत्र के मंच से ये घोषणा करना चाहता हूँ, अगला चुनाव हम लोग जो हमने काम किए हैं, सुशासन दिया है, स्कीमें दी आप लोगों को, कानून पास किए एक से बढ़ के, जो कंट्री में कहीं नहीं है। अभी वक्त नहीं मैं गिनूँ आप सबको, फैसले हमने किए हैं, अधिकार आपको दिए हैं। हम खाली उनके आधार पर चुनाव लड़ना चाहेंगे, बताएंगे चाहे वो दिल्ली कोई नेता आते हों, वादे करते हों, चुनाव के बाद में एक नेता की शिकल आप नहीं देखोगे, शिकलें देखोगे आप, हमारी देखोगे आप, राजस्थान वालों को देखोगे, क्योंकि हम आपके बीच में रहते हैं, आपसे मिलते हैं, दुख दर्द में आपके हम काम आएंगे। दिल्ली वाले झूठे वादे करके चले जाएंगे, कहते हमारा कोई चेहरा नहीं है राजस्थान के अंदर। मुख्यमंत्री का कमल का फूल चेहरा है, कमल का फूल सड़क बनाएगा, कमल का फूल आपको स्वास्थ्य का अधिकार देगा, पानी की योजना देगा, क्या देगा वो आपको? कमल का फूल उनका निशान हो सकता है। और आप बताइए, कोई चेहरा घोषित नहीं कर रहे हैं, और जिस प्रकार से माहौल बना रहे हैं वो लोग, उसको आपको समझना पड़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, इनकी करतूतों को समझो। अग्निवीर लेके आ गए, अग्निवीर नाम तो बड़ा अच्छा है, अग्निवीर। 18 साल का बच्चा नौकरी में जाएगा, 22 साल में भगा देंगे उसको, 22 साल में नौकरी खत्म। आप कल्पना कीजिए क्या क्या इनके इस शिफरे दिमाग के लोग ऐसे फैसले कर सकते हैं। जिनका दिमाग शिफरा होता है, 4 साल के बाद में 22 साल में बच्चा क्या करेगा बता दीजिए। लोग सड़कों में उतरे थे, धमकी दी गई गृह मंत्रालय द्वारा, गृह मंत्री द्वारा, जो सड़कों पर आएगा उसकी जिंदगी भर नौकरी नहीं लगेगी। बच्चे चुप हो गए, चुप हो गए, पर उनके दिल में आग लगी हुई है, आक्रोश है। ये नहीं भूलना चाहिए पूरे देश के नौजवानों को। एक बच्चा मर गया अभी अग्निवीर का। एक सैनिक का शासन जब मरता है, शहीद होता है, सम्मान होता है, सम्मानजनक ढंग से होता है। उसकी लाश को किसी पूछा तक नहीं वहाँ पर, आपने न्यूज़ पढ़ी होगी अखबार के अंदर, ये अग्निवीर है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, कृपा करके चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है, आपको दिमाग रखना पड़ेगा। हमारी योजना एक से एक बढ़ कर के है। 500 रुपये सिलेंडर दे दिया, ओपीएस दिए कर्मचारियों के लिए। पूरे देश के अंदर कहीं पे भी ओपीएस की योजना नहीं है। 1000 रुपये मिनिमम पेंशन कहीं पे भी नहीं है। 25 लाख का बीमा कहीं पे भी नहीं है। आरजीएसएस कर्मचारियों के लिए कहीं पे भी नहीं है। दुर्घटना बीमा 10 लाख का कहीं पे भी नहीं है। तो आप सोच सकते हो, जिस रूप में इंग्लिश स्कूल, ये हमारे बैठे अध्यक्ष जी शिक्षा मंत्री थे, अंग्रेजी स्कूल खुल गई राजस्थान के गाँव के अंदर। मुझे खुशी इस बात की है, ये बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। गांव वालों को मैं बधाई देना चाहूँगा। हालात वर्तमान जो आए हैं, कंप्यूटर के, मोबाइल फ़ोन के, ये राजीव गांधी का सपना था। लोग समझे नहीं थे उस वक्त तो कि क्या करना चाहते, 21वीं सेंचुरी की बात करते हैं। ये सपना वो था
कंप्यूटर का, आईटी बेस का। आईटी बेस नंबर 1 है देश के अंदर, राजस्थान नंबर 1 है देश के अंदर आईटी गवर्नेंस के अंदर। आपको खुशी होगी, हर काम आज कंप्यूटर से हो रहे हैं, मोबाइल फ़ोन से हो रहे हैं, डीबीटी हो रही है आपके बैंकों के अंदर। कैसे हो रही है? ये राजीव गांधी का सपना था, उसके कारण हो रही है। तो मैं कहना चाहूँगा, आज जब ये सब हो रहा है तो आप समझ रही, इंग्लिश स्कूल हैं। मैं भी खिलाफ था, इंग्लिश के अंदर खिलाफ था, बचपन के अंदर पढ़ता था। अंग्रेजी क्या काम आएगी, क्या काम आएगी अंग्रेजी? हमारे दक्षिणी राज्य में हिंदी के खिलाफ आंदोलन चलते थे, यहाँ चलते थे, उत्तर भारत में अंग्रेजी के खिलाफ चलते थे। आज मैंने महसूस किया अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज है, बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो दिल्ली, बम्बई, लंदन, अमेरिका जाएंगे, हमारे बच्चे, गांव के बच्चे जाएंगे। राजस्थान वो राज्य होगा आने वाले वक्त में, 10 साल बाद में। अभी हम जाते हैं कैंपों में, गए शिविरों में, बच्चे खड़े होते हैं, इंग्लिश में बात करने लग गए वो हमसे, हम जवाब नहीं दे पाते हैं, उससे अच्छी इंग्लिश वो बोलते हैं। आप सोच सकते हो, ये क्रांति हुई है, क्रांति। 3000 स्कूल खुल गई है, लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, लॉटरी खोलनी पड़ रही है एडमिशन के लिए। हम वादा करेंगे, सीपी जोशी जी कहेंगे कि जो चाहेगा गांव में वहाँ स्कूल खुलेगी, अंग्रेजी स्कूल अलग से खुलेगी। इस प्रकार से मैं चाहूँगा, राजस्थान का सपना देखा हमने, मिशन 2030, वो सपना आपने देखा होगा। करीब 3,32,00,000 लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। 3,32,00,000 लोगों ने वो सपना साकार करेंगे। यही बात करता मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये कहना चाहूँगा, ममता भूपेश आपकी नेता जो है, आपके लिए प्रतिबद्ध है, समर्पित है, आपके सुख में काम आती है, कोई कमी रखी नहीं है। आप चारों पांचों विधायक जो हमारे हैं, इन सबको मैं अपील करूँगा, प्रसादी मीणा जी स्वास्थ्य मंत्री, मुरारी मीणा जी कृषि उप राज्य मंत्री, जया खटाना जी, हुड्डा जी आए नहीं हैं, आप पांचों विधायक को जिता के भेजो। ये मेरी आपसे मानवीय अपील रहेगी। यही बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत ही आदर के साथ में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी देश की नेता, देश की आंधी प्रियंका गांधी जी को, जो आज हमारे बीच दौसा जिले में हम सबको संबोधित करने आई हैं। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में हम प्रियंका जी का स्वागत करेंगे। और हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि यहाँ से प्रियंका जी भाषण देके मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने जाएंगी। बोलो बालाजी महाराज की। प्रियंका गांधी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी। सारा भाइया बहनन को राम राम सा। आदरणीय अशोक गहलोत जी, श्री सचिन पायलट जी, रंधावा जी, गोविंद सिंह दोतासरा जी, श्री सीपी जोशी जी, श्रीमती ममता भूपेश जी, प्रसादी लाल मीणा जी, मुरारी लाल मीणा जी, धीरज गुर्जर जी, जुबैर खान जी, रामजी लाल औध जी, अमृता धवन जी, वीरेंद्र राठौर जी, सभी उपस्थित नेतागण, पार्टी के कार्यकर्तागण, मेरी प्यारी बहनें, मेरे प्यारे भाई, आज मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि मैं श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज, पपलाज माता, देवनारायण भगवान जी और मीन भगवान के आशीर्वाद से आपके बीच आई हूं। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि मेहंदीपुर बालाजी मंदिर यहाँ पास में है, तो यहाँ आते आते मैंने अशोक गहलोत जी से निवेदन किया कि अगर समय है
तो हम लोग वहाँ जाएं। तो मैं बहुत खुशी से कहना चाहती हूँ कि पहली बार बहुत इच्छा रही थी मेरी बहुत सालों से कि मैं यहाँ आऊँ, और पहली बार मुझे मौका मिल रहा है। इस मीटिंग के बाद मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगी। दौसा ने देश को पंडित नवल किशोर शर्मा जी और राजेश पायलट जी जैसे नेता दिए। आज इस धरती पर खड़े होकर उनको नमन करती हूँ। ठहरूं कि बोलूं? बोलती रहूं? रुक जाती। बहनों, आजकल आपके खेतों में बहुत काम है। मैं जानती हूं कि आप दिन रात संघर्ष कर रही हैं, दिन रात मेहनत कर रही हैं, फिर भी आप यहां आई हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, चुनाव चल रहा है। मैं तेलंगाना जा रही हूँ, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम, हर जगह चुनाव है। जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ तो उस प्रदेश की जो खासियत है, उस प्रदेश का जो हुनर है, जिसके लिए उस प्रदेश की मजबूती पूरे देश में जानी जाती है, उसके बारे में मैं बात करती हूँ। ये वीरों का प्रदेश है। यहाँ के महापुरुषों ने हमारे देश के लिए बड़े बड़े बलिदान दिए और इस देश की आज़ादी में बहुत भूमिका निभाई। इसी तरह से मध्य प्रदेश में गई तो रानी दुर्गावती जी हैं वहाँ। उन्होंने भी देश के लिए, आज़ादी के लिए संघर्ष किया। और हर प्रदेश में ऐसी कहानियाँ हैं। और सिर्फ महापुरुषों ने नहीं, इस देश के जन जन ने देश को मजबूत बनाने के लिए और देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिया है। देश के किसान ने संघर्ष किया है, देश की महिलाओं ने संघर्ष किया है, तभी ये देश आकर यहाँ पहुँचा है जहाँ हम आज हैं। तो जब हम सरकार बनाने की बात करते हैं, चुनाव की बात करते हैं, तो हमें ये सोचना बड़ा ज़रूरी है कि हम सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं। ये देश, ये प्रदेश जिसके लिए हम सब मेहनत करते हैं, जिसके लिए हम सब संघर्ष करते हैं, इसकी सरकार हमारे लिए क्या करेगी, ये सोचना बहुत ज़रूरी होता है। आपका जीवन का सफ़र मुश्किल है। मेरी बहनें खेतों में काम करती हैं, घर गृहस्थी को संभालती हैं, बच्चों के परवरिश को देखती हैं। मेरे भाई खेती करते हैं, जो किसान भाई हैं, आपके बच्चे बड़े होकर जवान बनते हैं, सरहद पर देश की सुरक्षा करते हैं। आप इस देश की रीढ़ हैं, इस देश को आपने बनाया है। तो इस जीवन के सफ़र में जो संघर्ष से भरा हुआ है, मुश्किलों से भरा हुआ है, इस सफ़र में आप सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? आप सरकार से ये उम्मीद रखते हैं कि आपके जीवन की जो मुश्किलें हैं उसे कम करने का प्रयास करे। आप सरकार से ये उम्मीद रखते हैं कि आपके जीवन संघर्ष में आपका साथ दे। जब आपदा आए तो आपको राहत मिले। जो खेती का काम आप कर रहे हैं उसमें आपको सुविधा मिले। जो मेरी बहनें बच्चों के परवरिश कर रही हैं, उनको मदद मिले, ताकि आपका भविष्य और आपके बच्चों का भविष्य, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं, वो उज्जवल हो सकता है। यही उम्मीद रखते हैं ना आप? ये उम्मीद रखते हैं आप सरकार से? तो इस उम्मीद को पूरा करने के लिए, सरकार चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए एक सोच और एक समझ की ज़रूरत होती है। असली नेता जो होता है वो वर्तमान और भविष्य की ओर देखता है।
अतीत की ओर देखता नहीं है, अतीत का आदर करता है, लेकिन बार बार अतीत की बात नहीं दोहराता। वो आगे देखता है कि हम आज जनता को किस तरह मजबूत कर सकते हैं ताकि आगे बढ़कर उनका भविष्य और भी मजबूत बने। तो इस सोच के लिए, समझ के लिए एक तरह का नेता होना चाहिए। जैसे आपने देखा, आपके प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। अब जो सरकार है उसने पूरी तरह से आपका जो ये जीवन सफर है इसमें आपकी मदद करने का प्रयास किया है। और अगर आप पिछले 5 सालों का आप सफर देखें तो आप ये जरूर कह पाएंगे कि राजस्थान की जो कांग्रेस सरकार रही है उसने आपके जीवन सफर को मजबूती दी है और उसको आसान करने की कोशिश की है। जो नेता सचमुच चाहते हैं कि प्रदेश आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, वो सिर्फ अपना मान सम्मान और अपने घमंड को नहीं देखते, वो जनता को देखते हैं कि जनता के लिए क्या अच्छा है। बड़ी बड़ी इमारतें बनाना, 20,000 करोड़ का नया संसद बनाना, 27,000 करोड़ के कॉन्फ्रेंस हॉल बनाने, 16,000 करोड़ के हवाई जहाज खरीदने अपने लिए, ये एक तरह के नेता करते हैं। भाजपा के आज नेता जो हैं वो सबसे पहले अपने अहंकार को, अपने मान सम्मान को बढ़ाने के लिए अपने लिए काम कर रहे हैं और अपने उद्योगपति मित्रों के लिए काम कर रहे हैं। आप सोचिए, जब देश के प्रधानमंत्री 8-8 हजार करोड़ के हवाई जहाज खरीद रहे हैं और वही प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसानों का कर्ज माफ करने के लिए पैसे नहीं है, 27,000 करोड़ की इमारतें बनी जा रही हैं, वही कहते हैं कि ओपीएस पेंशन के पैसे नहीं हैं, अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को देश की सारी संपत्ति दे चुके हैं। तो आप सोचिए, आपने भरोसा करके दिया, सत्ता दी, आपने खड़ा किया, आपकी उम्मीद थी कि आपके जीवन सफर में वो आपकी मदद करेंगे, आपकी उम्मीद थी कि जो देश की संपत्ति है उसकी हिफाजत करेंगे। लेकिन क्या हुआ? देश की सारी संपत्ति अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को दे दी। जो 6,000 करोड़ की कंपनियां थी, लाखों की कंपनियां थी, उनको कम दाम में बेच दिया। जहां से आपको रोजगार मिल सकता था वो अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को बेचकर प्राइवेट कर दिया। जहां आरक्षण मिलता था वो भी नहीं मिलेगा। तो आपने उम्मीद की, लेकिन आपकी उम्मीद को तोड़ा गया। आज ये नौबत आ गई है कि प्रदेश की सरकार महंगाई के राहत कैंप लगा रही है, क्योंकि देश की जो सरकार है, केंद्र की जो सरकार है, उसने इतनी महंगाई बढ़ा दी है कि आप गुजारा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो नजरिया है इन नेताओं का, जो भाजपा का नजरिया है, उसको आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि जब जब चुनाव आता है तो धर्म और जाति की बात करते हैं। धर्म और जाति की ऐसी बात होती है जो आपके दिल में, आपके जज्बातों से जुड़ी होती है। धर्म की सुरक्षा, धर्म को आगे बढ़ाने की बात, इसे कोई हिंदुस्तानी नहीं नकार सकता। ये ऐसी चीज है जिससे हम सबके जज्बात जुड़े हुए हैं। लेकिन आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि ये चुनाव के समय क्यों उठ रही हैं ये बातें। चुनाव के समय ये बातें क्यों करते हैं और चुनाव के समय आपके विकास की बातें क्यों नहीं की जा रही हैं। चुनाव के समय आपको ये क्यों नहीं बताया जा रहा है कि ये जो ओपीएस पेंशन के पैसे हैं ये आपको क्यों नहीं दे सकते। जब तमाम कांग्रेस की सरकारें प्रदेश के बाद प्रदेश में ओपीएस दे रही हैं तो इनको कौन सी दिक्कत हो रही है, ये सवाल आपको पूछने पड़ेंगे और आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा
कि ये जो दो तरह की राजनीति हैं जो आज देश में चल रही हैं, इनमें से आपको कौन सी चुननी है। आपको एक ऐसी राजनीति चुननी है जो सिर्फ आपके जज्बातों की बात करती है चुनाव के समय, लेकिन आपके काम की बात नहीं कर रही है, या आपको एक ऐसी राजनीति चुननी है जो सुबह से शाम तक आपकी काम की बात करे, जो आपके जीवन की मुश्किलों को दूर करने की बात करे। देखिए, अगर जनता का कल्याण होना है तो ऐसी राजनीति से होगा जो सेवा भाव, करुणा भाव और जनता को सर्वोपरि रखने की राजनीति हो। लालच, महत्वाकांक्षा, अहंकार की राजनीति आपको आगे नहीं बढ़ाएगी। इसीलिए जब हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ आकर दुनिया भर की बातें करते हैं, बहुत नकारात्मक बातें भी करते हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि ये हमारे लिए सकारात्मक बात क्यों नहीं कर रहे हैं। आपने तो देखा ही होगा, मैंने टीवी पे देखा, पता नहीं सच है कि नहीं, देवनारायण जी के मंदिर में शायद गए थे कुछ समय पहले और एक लिफाफा डाला है। अब मैंने टीवी पे देखा कि 6 महीनों बाद वो प्रधानमंत्री जी द्वारा डाला गया लिफाफा खोला जा रहा है। जनता सोच रही है कि भगवान जाने क्या होगा इस लिफाफे में। देश के इतने बड़े नेता प्रधानमंत्री जी आए थे, वो लिफाफा डाल के गए हैं। लिफाफा खोला, 21 रुपए निकले। अब आप मुझे बताइए कि एक तरह से यही हो रहा है देश में। घोषणाएं बड़ी बड़ी मंच पर खड़े होकर कैसे कैसे लिफाफे दिखाए जा रहे हैं आपको, और जब आप उन लिफाफों को खोलते हैं, जब चुनाव खत्म हो जाता है और बारी आती है कि काम करके दिखाओ, तो कुछ नहीं होता। तो इस राजनीति से सावधान हो जाइए। ये ईआरसीपी का जो जुमला है जो आपको दिया गया, यही चीज थी। ये सिर्फ एक नहर की परियोजना नहीं थी ये, बल्कि दौसा और आसपास के 12 जिलों के लिए जीवनदायिनी गंगा के समान है। भाजपा के नेता और प्रधानमंत्री जी से सिर्फ जुमलेबाजी होती है इस पर। पहले आए थे तो कहा था ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया जाएगा। दिया क्या? दिया? आप आज तक ईआरसीपी के पानी का इंतजार कर रहे हैं कि नहीं? कर रहे हैं ना। अब मैं आपसे एक दूसरी तरह की राजनीति की बात कर रही थी, जिसका नजरिया आगे भविष्य के लिए सोचने का नजरिया होता है। तो आप सोचिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ऐसी जाल बिछाई थी पूरे देश में परियोजनाओं की। भाखरा नंगल डैम, रिहंद बांध, हीराकुंड, ब्यास, चंबल, गंडक, कोसी, रामगंगा पर देश के 60 से अधिक बड़े बांध की परियोजनाएं बनाई। इंदिरा गांधी नहर सबसे बड़ी नहर जो है, और सैकड़ों छोटी छोटी सिंचाई और जलापूर्ति की परियोजनाएं बनाई गई। उनके बाद इंदिरा जी आई, उन्होंने ये काम आगे बढ़ाया। शास्त्री जी आए, ये काम आगे बढ़ाया। तो जब राजनीति की सोच होती है कि आप भविष्य के लिए काम किया जाएगा, देश के लिए किया जाएगा, तो ऐसे काम होते हैं। खोखली घोषणाएं नहीं होती हैं जिनको पूरा करने का कोई इरादा ही नहीं होता। तो सतर्क किसको रहना पड़ेगा बहनों, बताओ? आपको सतर्क रहना पड़ेगा। आप इतनी मेहनत करती हैं अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए, तो इसलिए तो नहीं करती ना कि जितनी भी देश की संपत्ति है जो आपके बच्चों और उनके भविष्य को मजबूत बनाने में जानी चाहिए, वो ये लोग गवा रहे हैं। अब आप बेरोजगारी को देखिए, 45 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी आज है। और बेरोजगारी है, फिर भी किस तरह की स्कीम ला रही है ये सरकार। आप पुलिस में हैं,
मेरी बातों को सुन रहे हैं, आपकी तरह तमाम नौजवान परिश्रम करते हैं कि वो सेना में भर्ती होंगे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। उत्तर प्रदेश में एक बार मैं सुबह 4 बजे गिरफ्तार हो गई थी। उससे पहले जब पुलिस हमको ढूंढ रही थी, हम एक गांव के पास रुके, शायद 3:30 बजे होंगे सुबह के, और मैंने देखा बहुत सारे लड़के 3:30 बजे सुबह सड़क पर आ गए हैं। तो मैंने अपने साथियों से पूछा कि भाई इतनी सुबह सुबह क्या कर रहे हैं ये बच्चे यहाँ? सब दौड़ लगा रहे थे, सब मेहनत कर रहे थे कि जब सेना में भर्ती का समय आएगा तो हम भर्ती हो जाएंगे, हम अपने परिवारों के लिए कमाएंगे, हम अपना भविष्य मजबूत बनाएंगे। ये इसलिए तो नहीं मेहनत कर रहे कि 4 साल बाद वापस भेजा जाएगा इनको घर। देश के लिए बलिदान देने के लिए तैयार, सरहद पे खड़े होकर होने के लिए तैयार, वहां की बर्फीली चोटियों पर हमारी रक्षा करने के लिए तैयार। और आपने अग्निवीर जैसे स्कीम निकाल ली, जिसके जरिए 4 साल बाद ये बच्चे जिन्होंने इतनी मेहनत की, जो इतनी इच्छा से देश के लिए तैनात होने के लिए तैयार हैं, उनका भविष्य ही आपने खत्म कर लिया। इस तरह की स्कीम लाएगी क्या सरकार? जहां जहां आज मैं जाती हूं, नौजवान मिलते हैं, कहते हैं हमें जाना ही नहीं है, अब हम तो कोशिश भी नहीं करेंगे। इस बार इस साल शायद सबसे कम एप्लीकेशन गए होंगे, क्योंकि कोई मेहनत नहीं करना चाहता इतना कि 4 सालों में आपको घर जाके वापस गांव आना पड़ेगा। जब हम नौकरी के लिए इच्छा करते हैं, कोशिश करते हैं, तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि हमें सुरक्षा मिलेगी, हम कमाएंगे, अपने माँ बाप की देखभाल करेंगे, अपने परिवारों को मजबूत बनाएंगे और जीवन भर हमें कुछ मिलता रहेगा। तो इसी तरह से पेंशन की बात है, जब सरकारी नौकरी के लिए जाते हैं लोग, तो एक बड़ी चीज होती है कि पेंशन मिलेगा, कि नौकरी 20 साल की नौकरी करने के बाद जब रिटायर होंगे तो कोई तो होगा हमें पूछने वाला, सरकार से हमें कुछ मिलता रहेगा। वो भी खत्म हो गया। तो आप बताइए, भयानक बेरोजगारी है। जहां जहां से रोजगार बन सकता था उसको तो आपने गवा दिया। बड़े बड़े PSU थे, BHEL जैसे, सब अपने उद्योगपति मित्रों को दे दिए। जो किसान थे, हैं, खेती करते हैं, एक जमाने में खेती से रोजगार बनते थे, गांव में रोजगार बनते थे मनरेगा के द्वारा। मनरेगा को भी इन लोगों ने कम कर दिया। ऊपर से नए रोजगार नहीं बन रहे हैं। जो छोटी दुकानें थी, जो छोटे कारोबार थे, छोटे बिजनेस थे, वो भी नौकरी देने के काम करते थे, उनको भी आपने खत्म करने के कगार पे कर दिया है। आपने GST थोपी, इन पे नोटबंदी थोपी, छोटे दुकानदार GST में उलझ गए एकदम। तो जहां से रोजगार बनने थे, वो सारी जो जितनी भी जगह थी जहां से रोजगार बन सकते थे, उनको आपने खत्म कर दिया। महंगाई आपने ऐसे बढ़ा दी कि मेरी बहनें दुकान जाती हैं कुछ खरीदने के लिए, खाली हाथ वापस आती होंगी, क्योंकि कुछ मिलता नहीं है, कुछ खरीद नहीं पाती हैं। इतना संघर्ष कर रही हैं, बच्चों की फीस भरनी होती है, छत में से पानी टपक रहा है उसकी मरम्मत करनी है, या फिर कोई बीमार पड़ता है उसका इलाज करना है। तो टेंशन ही टेंशन होता है कि किस तरह से हम ये कर पाएंगे, क्योंकि कहीं से कमाई नहीं हो रही है। तो अगर ये परिस्थितियां हैं पूरे देश में, और हम प्रदेश की सरकार के द्वारा पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इन परिस्थितियों से आपको निकाल पाएं, कि हम आपकी मदद कर पाएं, और अशोक गहलोत जी की सरकार है जिसमें तमाम ऐसी स्कीमें आई हैं जिससे आपकी सहायता होती है और आपको इन संघर्षों का सामना करने की मजबूती मिलती है। जैसे यहाँ पे जो बिजली आपको मिलती है, वो दूसरे प्रदेशों में ऐसे नहीं है। आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री के बड़े उद्योगपति मित्र हैं, अभी हाल ही में ये बात बाहर आई कि इंडोनेशिया से कोयला खरीद के यहाँ लाते हैं
और लाते लाते उसका दाम दुगना बढ़ा देते हैं। तो जो बिजली की बिल आपकी चढ़ती चली जा रही है, वो सारे इन उद्योगपतियों के जेब में जा रहे हैं पैसे। और सरकार को रोकना चाहिए, सरकार को रास्ता दिखाना चाहिए, लेकिन सरकार और इनको मजबूत करने का काम कर रही है और आपके जेब से पैसों को निकाल कर अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को दे रही है। तो जैसे मैंने कहा, अब राजस्थान की हमारी प्रदेश की सरकार है। आप जानते हैं कि महंगाई के राहत कैंप राजस्थान सरकार ने आपके लिए लगाए। किससे बचाने के लिए? उस महंगाई से बचाने के लिए जो केंद्र सरकार की वजह से, जिससे आप जूझ रहे हैं। आप जानते हैं कि राजस्थान प्रदेश में, आपके प्रदेश में जो स्वास्थ्य की योजना है, जो स्वास्थ्य के लिए बीमा, आपको 25 लाख का जो मुफ्त का इलाज मिल रहा है, ये किसी और प्रदेश में आज तक नहीं है। पहला प्रदेश है। शायद अभी अभी छत्तीसगढ़ में भी कुछ समय पहले शुरू किया गया है, वो भी कांग्रेस की सरकार है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1000 इंदिरा रसोई बनाई गई हैं। ये भी राजस्थान सरकार का काम है। इसमें आपको 8 रुपए पे भरपेट भोजन मिल रहा है। गैस सिलेंडर की जो सब्सिडी है, इसके तहत आपको 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है, जब भारत सरकार ने इसको 1100 से 1200 रुपए का किया था। मेरी बहनों के लिए इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत मुफ्त मोबाइल मिल रहे हैं। 1 करोड़ से ऊपर उपभोक्ताओं का बिजली का बिल शून्य आया है। और ये तब, जब मैंने आपको समझाया कि किस तरह से केंद्र की सरकार उन उद्योगपतियों को आगे बढ़ा रही है जो आपके जेब से बिजली का पैसा छीन रहे हैं। राजस्थान में आज मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट लागू है। ग्रामीण रोजगार की तर्ज पर शहरों में भी रोजगार गारंटी दी जा रही है। 5 लाख गिग वर्कर्स को कानूनी सुरक्षा दी है। इनको कोई नहीं पूछता। बहनों और भाइयों, जो गांव में रोजगार नहीं मिलता, शहर चले जाते हैं रोजगार ढूंढने के लिए, और शहर में गिग का काम करते हैं। कहीं पे डिलीवरी हो गई, कहीं पे जाके कुछ देना है, ये सारे काम करते हैं। उनको कोई नहीं पूछता। कोई नहीं पूछता कि इनको कितना पैसा दिया जा रहा है, कैसे काम कर रहे हैं। यहाँ राजस्थान की सरकार ने खास इनके लिए भी कानूनी सुरक्षा दी है, ताकि कोई कम पैसे ना दे पाए, कम वेतन ना दे पाए। 309 नए कॉलेज बने हैं। मैं कल परसों तेलंगाना में थी। एक सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं बनी वहां 5 सालों में। यहाँ 309 नए कॉलेज, 9 नई सरकारी यूनिवर्सिटी खोली गई हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ कांग्रेस की सरकार है। जहां दूसरी सरकारें हैं, आपको मालूम है उस प्रदेश में क्या हो रहा है। एक भी सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं खोली है, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटियां खूब खोली हैं, ताकि जनता को फीस की मार पड़े और उनको मजबूरन प्राइवेट में जाना पड़े। हर जिले में यहाँ पर अस्पताल और नर्सिंग होम खोले गए हैं। सरकारी नौकरियों में ठेका की प्रथा खत्म हो गई है। 21 लाख किसानों को 14,000 करोड़ कर्ज माफ किए, और अन्नपूर्णा फूड पैकेट के माध्यम से आपको गेहूं, दाल, चीनी, तेल, नमक और मसाले मिलते हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, ये सब काम भाजपा को पच नहीं रहे हैं, क्योंकि जब हम अपने प्रदेशों में, जहां कांग्रेस की सरकार है, इस तरह का काम करके दिखाते हैं, तब उन पर मजबूरी होती है कि वो भी अपने प्रदेशों में करें और वो भी ऐसी घोषणाएं करें, और वो ऐसा नहीं करना चाहते। उनकी सारी सरकारें सिर्फ बड़े उद्योगपतियों के लिए चलती हैं। उनमें गरीबों के लिए, मिडिल क्लास के लिए कोई सोच ही नहीं है। उनसे पूछिए, प्रधानमंत्री जी जब यहां आते हैं, उनसे पूछिए, वो ये कहते हैं कि आप मेरे नाम पर, मोदी जी के नाम पर आप वोट डालिए। पूछिए, क्या प्रधानमंत्री पद छोड़कर यहां आकर मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? क्या उनको अपनी पूरी पार्टी में कोई चेहरा नहीं मिल रहा?
पूछिए ना उनसे। राजस्थान में कितनी योजनाएं दी इन्होंने जब इनकी सरकार थी। ईआरसीपी का जो वादा किया वो क्यों पूरा नहीं किया है अभी तक। बहनों और भाइयों, मसला साफ है। मोदी जी का ध्यान, भाजपा का ध्यान आपकी भलाई पे नहीं है। किस तरह से सत्ता में रहना है, किस तरह से अपने आप को मजबूत करना है, यही है उनका एकमात्र लक्ष्य और इसी पर उनका ध्यान है। इनकी नीति बन गई है, आप पिछले 10 सालों में देखिए, नीति बन गई है गरीबों से खींचना और बड़े बड़े उद्योगपतियों को सींचना। सोच लीजिए मेरी बहनों और भाइयों, भाजपा की सरकार यहां वापस आएगी तो पुरानी पेंशन खत्म। भाजपा की सरकार वापस आएगी तो सोचिए गैस सिलेंडर का क्या होगा। सोचिए कि आपको जितनी भी राहत मिल रही है उसका क्या होगा। सोचिए क्या आपका मुफ्त में 25 लाख का इलाज हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि आपने अनुभव किया है। मैं नहीं कहती हूं कि मेरे कहने पर वोट दीजिए, अपने अनुभव पर दीजिए। आप खुद देखिए कि इस सरकार ने आपके लिए क्या किया। भाजपा आपके बारे में नहीं सोच रही है, वहां स्वार्थ हावी है। सब नेता खुद को मुख्यमंत्री घोषित कर रहे हैं। कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, मोदी जी के अहंकार ने कुनबा तोड़ा। आज पूरी पार्टी बिखरी हुई है, एकजुट होने का नामो निशान नहीं है। यहां पूरी पार्टी एकजुट होकर मंच पर बैठी है। राजस्थान का रिवाज बदल डालो। राजस्थान का रिवाज बदल डालो। इस बार दोबारा कांग्रेस को लाओ। इस बार आंखें खोलकर अपना वोट दो कि आपके लिए कितना काम किया है, आपके लिए कितना संघर्ष किया है, आपके लिए कितनी योजनाएं लाए हैं और आपके जीवन में तरक्की लाने के लिए जो सरकार दिन रात काम करेगी उस सरकार को अपना वोट दो। एक तरफ गहलोत जी का अनुभव है, आपके लिए दिन रात एक करने की इच्छा, आपके लिए ऐसी योजनाएं लाने का प्रयास जिससे आपका जीवन सफर सुनहरा हो। दूसरी तरफ सचिन पायलट जी जैसे युवा नेता जो आपके भविष्य की तरफ देखते हुए आपके लिए हर रोज मेहनत करते हैं। ये कांग्रेस पार्टी आपके लिए समर्पित है। ये चाहती है कि राजस्थान मजबूत बने। हम चाहते हैं कि राजस्थान का विकास हो। हम चाहते हैं कि राजस्थान में फिर से 5 सालों के लिए एक ऐसी सरकार बने जो आपकी सरकार हो। इस प्रयास में, इस कोशिश में आप हमारा समर्थन देंगे, आप हमारी सहायता करेंगे तो आप ही का भविष्य उज्जवल होगा। इसलिए आज यहाँ खड़े होकर मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुना और मैं आशा रखती हूँ कि वोट देने के दिन भी आप इन बातों को याद रखेंगे और हमारे हाथ मजबूत करेंगे, कांग्रेस पार्टी की सरकार दोबारा बनाएंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी। प्रियंका जी यहाँ से मेहंदीपुर बालाजी मंदिर जाएंगी। आपका इस पावन धरा पे हम सबको आशीर्वाद देने के लिए हार्दिक धन्यवाद।
जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस।